बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी मीडिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी है और जिसमें दावा किया था कि ईरान अमेरिका को तोहफ़ा दे रहा है और कुछ ऐसे जहाज़ आबनाए हुर्मस में से गुजर रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। इस पर फिर बाद में इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई मामला हुआ है, जिसके बाद 20 टैंकर्स जो तेल से लदे हुए हैं उनको इजाज़त मिलेगी आबनाए हुर्मस में से गुजरने की। कुछ गुजर गए हैं और 2 टैंकर्स रोज़ाना गुजरेंगे। ग्राउंड के ऊपर इसकी तस्दीक नहीं हो रही। ईरान की जानिब से जब तोहफ़ों की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका को कुछ नहीं दिया। जो बड़े बाखबर सहाफ़ती ज़राए हैं ईरान में, या जो ईरानी मीडिया है जो ईरान की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने ट्रंप को किसी किस्म का कोई तोहफ़ा नहीं दिया और ना ही उनका कोई तोहफ़ा देने का इरादा है। ट्रंप झूठ बोल रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। ये अब ईरान ने कहा। अब दूसरा एक जो बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तानी झंडों वाले टैंकर्स आबनाए हुर्मत में से गुजर रहे हैं और उसकी इजाज़त है, जबकि ईरान का दावा है कि कोई भी ऑयल टैंकर अमेरिका को तोहफ़ातन नहीं दिया गया और देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपना बहुत ऑयल है। वेनेज़ुएला भी उसके पास है, वो यहाँ से वैसे भी 1% ऑयल लेकर जाता है, तो वो इतना उसको चाहिए भी नहीं। अब ये जो टैंकर्स गुजरे फिर ये किसके हैं? अगर ये अमेरिका को नहीं जा रहे और पाकिस्तान को तोहफे में ये बात मिली है या ये सहूलत मिली है, तो फिर स्कूल पाकिस्तान में बंद हैं। हमारे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो है वो ये लॉकडाउन लगाने पे तुली बैठी है। हमारी ही क्रिकेट लीग जो है वो बगैर तमाशाइयों के हो रही है। फिर पेट्रोल की कीमतें भी सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि पूरे खित्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा किसी मुल्क में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। वजह क्या है? वजह समझ नहीं आ रही। अगर आपकी सप्लाई चल रही है तो फिर आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो सारा कुछ आप कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की सप्लाई चल रही है, ये पाकिस्तान ने दावा किया है, और अगर सप्लाई चल रही है तो ये सारा कुछ ना करें। लेकिन करने का मकसद क्या है? ये वो खसारे पूरे करते हैं जो इनको बजट के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है। लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोग पैसा लगा नहीं रहे। गुर्बत पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी नए अदाद-ओ-शुमार आए हैं, अगले वीलॉग में आपके साथ हम इसकी डिटेल शेयर करेंगे। अब मामला यह है कि जितना पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया मौजूदा सरकार ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अपने फ़ायदे के लिए, अब उसको कवर तो करना है। तो कवर करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचता है, गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें महंगी कर दें, अंधाधुंध टैक्सेस लगा दें, तनख्वाहदार तबके के ऊपर उसकी तनख्वाह में से टैक्स काट लें। तो यही उनके पास एक तरीका है जिससे वो 4 पैसे जमा करके अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सारा बोझ पाकिस्तानी शहरियों पर ही डाल देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमायत है ईरान की, एक सर्वे आया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में ईरान की हमायत है इस लड़ाई के दौरान वो पाकिस्तान है। 82% हमायत पाकिस्तान में है। सऊदी अरब में भी मुखालफत से ज़्यादा हमायत है। इसी तरह जो कीनिया है, तुर्की है, मिस्र है, बाकी ममालिक में भी काफ़ी हमायत मौजूद है ईरान के लोगों की, या ईरान की हुकूमत की, या ईरान की इस लड़ाई में इसराइल के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान में ये हमायत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 82% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, बाकी बीच में ज़्यादा वो हैं जो इसके ऊपर राय नहीं दे रहे, और बहुत थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी इसराइल के साथ हैं। तादाद थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं हर जगह पे। क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, इसको किसी जानिब से तस्लीम किया जा रहा है? अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझा जाए पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, यानी अमेरिका का ऑफिशियल मौक़िफ़ अलग होगा। ईरान ने इसके ऊपर क्या कहा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है ईरान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की जो तजावीज़ हैं जो ईरान तक पहुँचाई गई हैं, या उसके जो मुतालबात हैं 15 जो ईरान तक पहुँचाए गए हैं, वो बड़े एक्सेसिव हैं और अनरीज़नेबल हैं, गैर माकूल किस्म के हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और जुमला बोला, ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान लेड मीटिंग्स। ये पाकिस्तान जिन मीटिंग्स का या जिन इजलासों में शिरकत कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बयान देकर मामला काफ़ी क्लियर कर दिया। वाइट हाउस में एक सवाल किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, तो जो तर्जुमान है उन्होंने उसका जवाब भी दिया। ये पूछा गया कि इतना पैसा अमेरिका लगा रहा है इस लड़ाई के अंदर, ये पैसा कौन रिकवर करेगा, कहाँ से रिकवर होगा, आप किससे मांगेंगे? अरबों से मांगेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये पैसा अरबों से डोनाल्ड ट्रंप मांगेंगे, ये अखराजात जो जंग के ऊपर हो रहे हैं। देखिए, लड़ाई जो है वो इसराइल की है। ये तो अमेरिका के अंदर भी लोग कहते हैं कि इसराइल की जंग में अमेरिका उतरा हुआ है। लड़ाई इसराइल की है, लड़ इस वक्त अमेरिका रहा है, नुकसान हो रहा है अरब ममालिक का, और जंग का खर्चा भी अरब ही उठाएं। कमाल नहीं हो गया? वैसे ये ज़बरदस्त आइडिया नहीं है
कि अरबों का ही नुकसान हो, अरबों की चीज़ें तबाह हो, अरबों का ही कारोबार बंद हो, अरबों के लिए अपना हुर्मत भी बंद हो, अरबों के वहाँ पे जो है वो माली नुकसान हो बहुत बड़े पैमाने पर, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनसे अरबों डॉलर लिए गए हैं वो भी ज़ाया हो जाएं, और एंड में जंग का खर्चा भी अरब चुकाएं, तो ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। और लड़ाई का जो बेनिफिशरी है वो इसराइल है, यानी फ़ायदा तो उसी को होगा ना अगर ईरान सरगर्म हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है, जैसा कि अब कुछ ये दावे किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर मोहम्मद सफ़ा ने यह कहते हुए रिज़ाइन किया कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और कुछ दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी ये मालूमात हैं कि दुनिया बड़ी खौफनाक लड़ाई की तरफ जाने वाली है अगर आने वाले दिनों में जल्द ये जंगबंदी ना हुई तो अगर एटमी हमले वाली बात सोची गई है या किसी जगह पे डिस्कस की गई है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के कान खड़े हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि आप अपनी तैयारी कर लें कि एटमी धमाके के बाद आपने किस किस्म का रद्दअमल देना और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मैनेज करनी है, जिस पे उस सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से रिज़ाइन किया और अपने आप को अलग किया इस सारे मामले से, और इंसानियत के लिए उसने अपील की पूरी दुनिया से कि इस सिलसिले को रोका जाए, इससे बचा जाए। देखिए अगर ये मामला यहाँ तक चला गया है तो पूरी दुनिया खतरे में है। देखिए अगर एक दफ़ा ये शुरू हो गया ना तो पहले सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम होता था, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास है। शुमाली कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है, बरतानिया के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है और ममालिक के पास है। तो अब एटम बम सिर्फ अकेला जो है वो अमेरिका के पास नहीं है। अगर इस मरतबा ऐसा कुछ किया गया तो लड़ाई भड़क तो जाएगी, लेकिन ख़त्म कैसे होगी? अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो एक एक करके दूर हटते जा रहे हैं, जो मेन इत्तेहादी हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। मिसाल के तौर पे पहले अमेरिका ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में हमारे साथ चलो, नेटो ने इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया, वो नहीं आए। फिर अमेरिका ने कहा कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाना है, हमारे साथ चलो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आओ उसको खुलवाते हैं, तो इत्तेहादी फिर नहीं आए। और अब अमेरिका ने जब ज़मीनी लड़ाई का फैसला किया, कोई 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने खलीजी ममालिक में पहुँचा दिए। ज़्यादातर फ़ौजी जो है वो अड्डों की बजाय मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, कोई होटलों में ठहरे हुए हैं, कोई प्राइवेट जगहों पर, कोई दफातर में, ताकि और उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा गया है ताकि ईरान उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी पहुँचाए गए हैं खलीजी ममालिक में, तो अब अमेरिका की ख्वाहिश है कोई ज़मीनी कार्रवाई या ऑपरेशन किया जाए। अगर वो इसमें जाते हैं तो फिर उन्हें अपने इत्तेहादियों की याद आएगी। तो बरतानिया ने पहले ही कह दिया जनाब हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से नाराज़ हैं, हत्ता कि मैं तकारीर सुनता रहता हूँ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो किस तरह तकरीर करते हैं। स्पेन ने, बेल्जियम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने उड़ा के रख दिया अमेरिका के नुक्ता नज़र को। वो मानते नहीं कि ये लड़ाई ठीक है और अमेरिका ने ठीक किया। वो शदीद मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की, बल्कि जर्मनी के अंदर तो ये मुतालबा भी हुआ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से कि जनाब अमेरिकन फ़ौजियों को निकालें यहाँ से। स्पेन ने अपने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल कोई अड्डा नहीं है, ना फ़िज़ाई हदूद देंगे ना कोई अड्डा देंगे, जाओ यहाँ से। तो अमेरिका के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन आज सारे ममालिक अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए। आपने हुर्मुज़ को बाईपास करने के लिए ना एक पाइपलाइन है जो फजीरा की तरफ जाती है, इसको फजीरा पाइपलाइन कहते हैं। अब इस पाइपलाइन के जरिए से मुतबादिल रास्ता लिया जा रहा था कि आपने हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं, पर्दी तरफ से तेल निकालेंगे। इस पाइपलाइन पे 2 जगह हमला हुआ है, ये पाइपलाइन आग की जद में आ गई है। तो अब अगर ये ईरान ने किया है तो ईरान तेल ले जाने के दूसरे रास्ते भी बंद कर रहा है। देखिए ना, समंदर से रास्ता बंद करना ज़रा मुश्किल होता है, पाइपलाइन को तबाह करना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपकी पाइपलाइन सैकड़ों किलोमीटर पे जा रही है तो आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं, मिसाइल या ड्रोन मार सकते हैं। तो पाइपलाइन आप उड़ा दें, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी फौरी तौर पे, ऐसा ही होता है। तो अगर ये ईरान ने किया है तो पता चल जाएगा, और अगर किसी और ने किया है, क्योंकि कुवैत के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में वाटर सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हुआ। कुवैत अपना पीने का जो पानी है उसका लगभग 90% वो हासिल करता है समंदर के पानी को साफ करके सैलिनेशन पॉइंट के जरिए से। तो उसके ऊपर एक हमला हुआ था, और अब दावा किया जा रहा है कि वो हमला ईरान ने नहीं किया बल्कि इसराइल ने किया है, और ये दावा भी ईरान की जानिब से किया गया कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। नाज़रीन, इराक़ची डॉक्टर अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने अरब ममालिक के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा जी कि ईरान बड़ी इज्जत करता है सऊदी अरब की किंगडम की, रियासत सऊदी अरब की बहुत इज्जत करता है ईरान, और उन्हें बिल्कुल अपना भाई समझता है इस कौम को। ये ईरान ने स्टेटमेंट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो जो जारहाना अमल लेकर यहाँ पे दुश्मन आए हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और ये दुश्मन अरबों के और ईरानियों के मुश्तरका दुश्मन है, और ये हमें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा। और आप देखिए कि हमने उनके साथ क्या किया और उनकी फ़ज़ाई ताकत का क्या हाल किया। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट के नीचे फोटो भी लगा दिया जो अमरीकी तैयारे तबाह किए हैं ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के सऊदी अरब के अंदर। साथ इराक़ची ने कहा जी देखिए हम बड़ी इज्जत करते हैं सऊदी अरब की, हमें बहुत प्यार है, हमारे भाई हैं,
हम सिर्फ दुश्मनों को मार रहे हैं जो हमारे और अरबों के मुश्तरका दुश्मन है, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और साथ ही उन्होंने एंड में ये तस्वीर लगाई और ये कहा कि हाई टाइम टू इजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस, कि ये बेहतरीन वक्त है कि यहाँ से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए खित्ते में से। ये इराकची ने एक मुतालबा किया है और एक पैगाम दिया है। नाज़रीन, ईरानी हैकर्स ने इसराइल के कुछ सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको हैक कर लिया था, और हैक करने की जो वजह समझ आ रही है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है और इसराइल के अंदर से सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये खबर देते हुए बताया कि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल के अंदर तबाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ के कैमरास को हैक किया। क्योंकि इसराइल देखे ना, चीज़ें सामने आने नहीं दे रहा, वो बताते ही नहीं है, कोई रिपोर्ट करता है उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो इसराइलियों की पॉलिसी बहुत सख्त है, उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई है कि जंग में होने वाले नुकसानात, लाशें, जख्मी वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इससे खौफ फैलता है इसराइल के अंदर। तो अब इसराइल के अंदर नुकसान कैसे दिखाया जाए, तो ईरान ने वहाँ पे अपने हैकर्स के जरिए से कैमरों को हैक किया और ये 50 के करीब सिक्योरिटी कैमरे हैक किए गए, जिनके जरिए से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने वो फुटेज हासिल की है जिसमें इसराइल में होने वाली तबाही को दिखाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक खबर है, ये भी अमेरिकन मीडिया है, और इसकी खबर के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स के नफाज का बिल मंजूर कर दिया है। यानी अब कानूनी और आईनी तौर पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा कर सकता है। यानी अब वहाँ से जो बहरी जहाज या टैंकर्स गुजरेंगे वो ईरान की शराइत पे गुजरेंगे और ईरान वहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करेगा। ये अब उनकी पार्लियामान ने बाकायदा इस बिल की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं, और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो $2 से $4 मिलियन तक है, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, $20 से $40 लाख का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं, और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है, और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन बनाने पड़ेंगे, और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी की पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है, दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया, और अब वो क्यूबा में लंगड़ंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मिथ तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहां पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है इंसानियत के नाते। तो आज रशिया, चाइना या यूरोप वो अमेरिका को वैसे नहीं देखते, हत्ता कि ईरान भी वैसे नहीं देखता जैसा सब पहले देखते थे। और ये इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके वो गलती कर दी, और ख़ास तौर पे उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करके वो गलती कर दी कि एक पूरी कौम इनके गले पड़ गई और अब वो गले से उतरती नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक अफसोसनाक खबर है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर मैं बात करूँ। उम्मे रुबाब, ये एक निहत्ती मासूम लड़की, इसके वालिद को, चचा को, दादा को कत्ल किया था वडेरों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं, वो अच्छे तगड़े लोग हैं वहाँ पे सिंध के। उन्होंने कत्ल किया था ज़ाती अनाद के ऊपर। ये लड़की 8 साल तक मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही। इस लड़की का इम्तिहान नहीं था, ये इम्तिहान था पाकिस्तान की अदलिया का। एक दिन ये चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे भी आई, साकिब निसार,
उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 महीने में इंसाफ होगा, नहीं हुआ। फिर यह कहा गया दहशतगर्दी का मुकदमा है, 3 महीने के अंदर हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, नहीं हुआ। फिर दहशतगर्दी की अदालत ने कहा दहशतगर्दी तो हुई नहीं, दूसरी अदालत में चला गया मामला। ये निज़ाम इंसाफ का एक इम्तिहान था जिसमें पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ फेल हो गया। ये लड़की मुकदमा लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही, कभी कहीं एहतजाज करती थी, कभी कहीं बात करती थी। इसने तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन अदालत ने मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये इतना नहीं है, बल्कि वो मुल्ज़िमान दंदनाते हुए अपने इलाके में दाखिल हुए और बेशुमार उन्होंने हवाई फायरिंग की। उनके लोगों ने उन्होंने सेलिब्रेट किया और फायरिंग के साथ सेलिब्रेट किया। बिलावल का सिंध ऐसा है, सरदारी का सिंध ऐसा है कि एक मासूम निहत्ती लड़की इंसाफ लेने की कोशिश में दरबदर होगी। आज बेनज़ीर जिंदा होती ना तो वो देखती कि कैसे इंसाफ नहीं मिलता। बेनज़ीर के अंदर इंसानियत बाकी थी, ऐसा लगता था। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो ख़वातीन के मामलात में काफ़ी हसास थी, लेकिन ये जरदारी रिजीम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। वरना इस तरह दंदनाते हुए, रक्स करते हुए, फूल फेंकते हुए, फायरिंग करते हुए ये मुल्ज़िमान कभी अपने इलाके में वापस दाखिल ना होते। बहरहाल अभी और अदालतें भी पड़ी हैं, देखते हैं अपील के अंदर क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।